शहीदों को सलाम। जी हां, कारगिल के शहीदों को सलाम। साल 1999 की गर्मियों में दुनिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान हिमालय की पहाड़ियों पर आमने सामने थी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि क्यों भारतीय सेना दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में शुमार होती है। और इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि कैसे घुसपैठ और आतंक का इस्तेमाल पड़ोसी देश एक नीति की तरह करता है। 20 साल पहले का यह युद्ध और लंबे संघर्ष के बाद मिली एक विजय। युद्ध का कारण था पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत। घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तानी सेना का इरादा था भारतीय जमीन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेना, सियाचिन को अलग थलग कर देना, लद्दाख को अलग थलग कर देना। भारतीय जवानों ने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन कारगिल की लड़ाई पिछली लड़ाइयों से बिल्कुल अलग थी। यह लड़ाई सिर्फ एक घुसपैठ भर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक सोची समझी साजिश थी। हमारी थल सेना और वायुसेना ने अपनी जान की बाजी लगाई, जिसमें 500 से ज्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी, 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए, लेकिन हमने रण जारी रखा। कारगिल विजय ने साबित किया कि पाकिस्तान कैसे घुसपैठ और आतंकवाद को अपनी नीति मानता है, लेकिन इसने हमारे लिए भी सबक सीखने की एक पूरी किताब खोल दी। चाहे बात खुफिया सूचनाओं के भेदने की क्षमता की हो या सीमाओं पर तैयारी की हो, कारगिल ने पूरी सोच ही बदल कर रख दी। तो यह कारगिल की संक्षेप में एक कहानी है, लेकिन कुछ तथ्य और आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, वो किस तरह की तस्वीर 20 साल के बाद हमारे सामने पेश करते हैं, तो यह साफ तौर पर दिखा कि 500 से ज्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी, 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए और एक 20 साल का लंबा सफर हमने तय किया। और हमारे साथ आज इस 20 साल जो शहादत के हुए हैं, कारगिल विजय के हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, हमारे साथ हैं मेजर जनरल समीर कुमार चक्रवर्ती, एवीएसएम एससी एसएम बार। और ये जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो द्रास सेक्टर में थे और कमांड सीईओ थे 18 गढ़वाल राइफल्स के। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं दूरदर्शन के संवाददाता रुद्र सान्याल जी। और खास बात यह है कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तब दूरदर्शन वो पहला चैनल था जिसने इसको रिपोर्ट किया था, और उस वक्त संवाददाता के तौर पे रुद्र सान्याल वहां पे मौजूद थे। और हम कुछ आंकड़ों पे नजर डालने की बात कर रहे थे। आइए हम देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े तस्वीर पेश करते हैं। तो कारगिल विजय 20 साल पहले जुलाई 1999 26 जुलाई को जीत मिली, और उसी दिन हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। 2 महीने तक ये युद्ध चला था, और खास बात यह भी है कि 18 से 16 हजार फीट ऊंचाई पर यह लड़ाई लड़ी गई। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 527 जवान इसमें शहीद हुए। और अगर हम चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं मेजर जनरल समीर चक्रवर्ती साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, हम बार बार सुनते हैं और पढ़ते हैं कि बड़ी मुश्किल लड़ाई थी, टेरेन बहुत मुश्किल था, और वहां पे हमने देखा है चाहे वो टाइगर हिल की लड़ाई हो, तोलोलिंग की लड़ाई हो, या फिर 4875 की लड़ाई हो, ये वो जो है जो बहुत चर्चित रहते हैं। दरअसल में क्या समस्या थी जिसकी वजह से उस ऊंचाई पे हम नहीं पहुंच पा रहे थे और हमने शहादत भी काफी दी? चक्रवर्ती लड़ाई में जो ऊपर बैठा था वो 16 से 18 हजार की हाइट पे बैठा था, और हमको उसका डिप्लॉयमेंट नहीं पता था। दूसरा, हमारे ट्रूप्स अलग अलग जगह से आए, तो उधर की चढ़ाई बहुत कठिन थी। इतनी ऊंचाई में मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, और ऊपर अगर कोई बैठा है तो उसको सारा दिखाई देता है कि क्या हरकत हो रही है। इसी के कारण, और ऊपर की तरफ अटैक, माउंटेन अटैक में काफ़ी कैजुअल्टी होती हैं, इस कारण हमारे कैजुअल्टी थोड़ी ज़्यादा हुई। बिल्कुल। तो क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से हम ये जीत हासिल कर पाए? ये जीत हासिल हम कर पाए हमारे जज्बे के लिए, हमारे जवानों की हिम्मत के लिए, क्योंकि ये इतना कठिन था, मूवमेंट कठिन था, उसकी लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन हमारे
जवान इतने बहादुर थे और इतने जाबाज थे कि उन्होंने ये मुश्किल काम पूरा किया। बिल्कुल। जनरल कुलकर्णी साहब, उस समय के थल सेना प्रमुख वीपी मलिक साहब अपनी किताब में लिखते हैं सरप्राइज टू विक्ट्री। तो ये सरप्राइज टू विक्ट्री का ये सफर कैसा आज 20 साल के बाद हम याद कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वी वर टोटली सरप्राइज। अगर इस बात का हमें अंदेशा होता तो शायद इस तरह की कार्रवाई ना कर पाते, लेकिन सरप्राइज होने के बावजूद जैसे बताया इतनी ऊंची पहाड़ियां चढ़ना मुश्किल, सांस लेना मुश्किल और खड़ी चट्टानें और दुश्मन बिल्कुल चोटी के ऊपर बैठा हुआ, उनको वहां से ढकेल देना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और ये जो है ये हम लोग कर पाए। अपने यंग ऑफिसर्स का जज्बा, जवानों की हिम्मत और लीडरशिप। अब मैं कहूंगा ये एक ऐसी पहली लड़ाई थी जिसमें तीनों सर्विसेज ने, नेवी के कई बार बातचीत नहीं होती पर नेवी का भी बहुत भारी रोल था, लेकिन कारगिल के युद्ध में जिस तरीके से एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने मिल करके जिस तरह के काम किया, और आप देखिएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, प्राइम मिनिस्टर का टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि आप एलओसी पार नहीं करेंगे, उसके बावजूद दुश्मन को ढकेलना, उस पहाड़ी को कब्जा करना और हिम्मत ना हारना। आप समझ सकते हैं अगर कोई जाने कि आप नॉर्मल, अगर आप किसी बिल्डिंग में आप ऊपर हैं और कोई आप नीचे से आ रहा है, आप कितने पत्थर भी मार सकते हो उसको, यहाँ वो पत्थर ही नहीं, वो गोलियां चला रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से हौसला, जिस तरीके से बुलंद, आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी एंड वो जो जज्बा है उसको बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से बटालियन स्पिरिट, पलटन ने अपनी इज्जत, ये कि भाई मेरे को मौका मिला है छोड़ना नहीं है, ना, वो जो जज्बा है हिंदुस्तान के जवानों में, हिंदुस्तान के यंग ऑफिसर्स में, वो काबिल तारीफ। बिल्कुल। और रुद्रनाथ जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, ये दोनों तो जो हमारे मेहमान हैं ये सेना के लोग हैं और इन्होंने उस तरह की ट्रेनिंग पाई है, लेकिन आप भी वहां मौजूद थे, और अगर आप याद करना चाहें उस वक्त को, जो कठिनाइयां थी, जो चुनौतियां थी, और रिपोर्टिंग के दौरान भी जो चुनौतियां आपको फेस आई, कैसे याद करेंगे? आपका प्रश्न को दो सेगमेंट में बांट लेता हूं। एक तो रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो वॉर रिपोर्टिंग में तो रिस्क रहता ही है, तो उस पॉइंट पे हम बाद में जाते हैं। पहले ये जो कारगिल वॉर कहते हैं लोग, बट इट्स कॉल्ड कारगिल ऑपरेशन। इसको वॉर में डिफाइन नहीं किया गया, परंतु कारगिल कमेटी रिपोर्ट में इसको वॉर कहा गया है। मिस्टर के सुब्रमण्यन के चेयरमैनशिप में जो था, शॉर्ट क्विक वॉर। क्यों? क्योंकि हमारे वी हैड मोर देन 400 कैजुअल्टीज, व्हाट मोर देन 1000 इंजरीज, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हर बार ये स्थापित होता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस इज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 62 में भी इंडियन आर्म फोर्सेस वाज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड 62 का बात इसलिए मैंने लाया कि शुरू में जो कारगिल ऑपरेशन शुरू हुई थी, इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस एज जनरल सेड जस्ट नाउ। It will go down in history as one of the biggest surprises. It has not happened in most of the wars. ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव भी था, एंड 62 वॉर में भी वही था। और वो जो साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव का जो फॉल आउट आज भी लोग इसको झेल रहे हैं कि 62 वॉर इंडिया में इतना ज्यादा। नाउ लेट मी क्विकली कम टू इट। ये था क्या संक्षेप में? इन्होंने वेरी प्रिसाइसली इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइट्स को कैप्चर कर लिया, और इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या था पाकिस्तानी कि ये एक तरह का सीज फायर हो जाएगा एंड हम वहीं पे रहेंगे, जैसे कि सियाचिन में वो लोग सोचते हैं कि हम हैं, जिस तरह से 1947 में हुआ, जहां पे युद्ध रुका, वही लाइन आज 1947 was different. This is they had captured the peaks, the heights. So कारगिल वॉर का जो मकसद तो यही था कि जहां पे हैं वहीं पे बैठे रह जाएंगे। हाँ, ये जो एक्सक्लूसिव बात है जो कि मीडिया के डोमेन में नहीं आता है, अभी भी नहीं आया है। ठीक है, ये वॉर था इंटरडिक्शन वॉरफेयर, ये मैन्यूवर वॉर नहीं था। ठीक है, इसमें हमारा
आईबी तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो छोड़िए, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी हम पार नहीं कर पाते। ठीक है, लिमिट था। तो इसके मतलब क्या होता है संक्षेप में? यस, हमारे पास और भी एनिमी ऊपर है, हाँ, आप नीचे हैं, आपको फिजिकली फुट सोल्जर्स इन्फेंट्री जाके कब्जा करेगा, जैसे मिडिवल टाइम में होता था, फोर्ट कैप्चर होते थे। सो कैजुअलिटी was a given because it was an interdiction warfare. बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मैं जनरल चक्रवर्ती साहब, अगर हम इसको समझना चाहें, जिसकी तरफ रुद्रनाथ सान्याल जी इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात जरा हमें दर्शकों को समझाइए कि जो हमारा वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग वहां से एक जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इसको किसी तरह कट ऑफ करना था, अगर वो कट ऑफ जो श्रीनगर से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है और जो एलओसी के नजदीक पड़ता है, कोशिश थी उसको ब्लॉक करने की, अगर ये ब्लॉक होता तो किस तरह की समस्या होती, इसलिए भी इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती। उनका एम, पाकिस्तान का एम था कि कारगिल से जो रोड जाता है नेशनल हाईवे श्रीनगर ले, इसको ब्लॉक करना और हमको डिनाई करना, और उनका उद्देश्य ये था, पर ये संभव नहीं था इंडियन आर्मी की हालत देखते हुए। लेकिन अगर वो बैठते भी तो 2-4 महीने 5-6 दिन से ज्यादा नहीं बैठ पाते। क्या इसमें सच्चाई है कि वो एलओसी रीडिफाइन करना चाहते थे? जी हाँ, वो एलओसी को इधर तक लाना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वो आइसोलेटेड हाइट पे बैठे थे और रोड को कवर कर रहे थे। पर हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ और जज्बा इतना तगड़ा था कि उनको निकाल के फेंकना लाजमी था और जरूरी था, और हुआ भी वैसा ही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। कुलकर्णी साहब, एक बात बताएं, आज की जो पीढ़ी है जब वो फुटेजेस देखती है, तस्वीरें देखती है, उनके लिए बेहद जरूरी है कि जब हमें पता चल गया कि इन पहाड़ियों पे जो एलओसी से लगती पहाड़ियां, यहाँ पे पाकिस्तानी सेना मौजूद हैं, हमने बोफोर्स का इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया वायुसेना का इस्तेमाल किया, मिराज ने तो लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी ये जरूरत पड़ी कि बूट ऑन द ग्राउंड, बूट ऑन द वहां जमीन पे पहुंचाना जरूरी था। ये क्यों जरूरी था इतनी कोशिशों के बाद भी? ये देखिए, जो आप बोफोर्स की बात कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 2,50,000 राउंड हम लोगों ने फायर किए। तो कहा जाता है कि ये देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल सबसे ज्यादा, इट इज ऑलमोस्ट, आप इमेजिन करें कि 2,50,000 राउंड बोफोर्स के फायर किए, नंबर 1। नंबर 2, मिराज, जैसे आपने कहा लेजर बॉम्ब, तो ये सब टारगेट्स को सॉफन करना, जिसे बोलते हैं कि जो टारगेट है जहां पे हमें मालूम है दुश्मन है, काफी कुछ खदेड़ देना। लेकिन जब तक हम जमीन के ऊपर जाकर के कब्जा नहीं करेंगे, अब जैसे टाइगर हिल है, कितनी बार उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, जब तक टाइगर हिल जो टॉप है, जब तक वो हम पकड़ नहीं पाते, तब तक हम ये नहीं कहते कि हमने पूरा ऑब्जेक्टिव कब्जा किया है। तो उसके लिए जब तक हम लोग एक्चुअल अटैक ना करें, उस जो ऑब्जेक्टिव को कैप्चर ना करें, तब तक जैसे आप कह रहे हैं उसको जो विक्ट्री नहीं माना जाएगा। बाकी हम सॉफन कर सकते हैं टारगेट्स को, लेकिन एक्चुअल फुट जो जब जमीन को पकड़ेंगे तभी उसको हम कहेंगे वाकई ये कब्जा हमारा। और टाइगर हिल में ऐसे ही हुआ। टाइगर हिल में कई बार गलती से हम लोगों ने रिपोर्ट दे दी कि टाइगर हिल कब्जा हो गया, जबकि हम सिर्फ तब भी 51 मीटर शॉर्ट पे थे, तो और उसको कब्जा करने के लिए वक्त लगा। बिल्कुल, और टाइगर हिल पे कई बार कोशिशें की गई, कई बार ऑपरेशंस किए गए। 2 महीने से ज्यादा लंबा ये कारगिल वॉर चला, कारगिल युद्ध चला, ऑपरेशन या जो भी इसे हम कहें। उस दौरान देश ने भी एकजुटता दिखाई और इसके पीछे कारण था जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक नेतृत्व था। हम आपको सुनाते हैं उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने युद्ध के दौरान क्या कुछ वक्तव्य दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया और किन बातों की तरफ वो इशारा करते हैं, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान ने ठीक यही किया है। उसने अपनी ओर से नियंत्रण रेखा में परिवर्तन करने के प्रयास में ताकत का इस्तेमाल किया है। ऐसा करने के पश्चात अब ये कहा जा रहा है कि नियंत्रण रेखा स्पष्ट है। यह आक्रमण को उचित ठहराने की महज एक चाल है। सन 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात दोनों ओर के सैन्य अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा का निर्धारण कर उसे विस्तृत नक्शों पर चिन्हित किया था। यह कार्य 5 महीने तक चला था ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। इतना ही नहीं, पिछले 27 वर्षों में कभी भी नियंत्रण रेखा को चुनौती नहीं दी गई, एक बार भी नहीं, किसी भी अवसर पर नहीं। इसलिए नया दावा आक्रमण को उचित ठहराने की एक चाल है।
हम इस धोखे में आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा आज भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुके हैं। इस संबंध में हमें दोनों की जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान सरकार से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वह सशस्त्र घुसपैठ को समाप्त करे। मेरे देशवासियों, अभी भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सच्चाई की जीत होगी तथा पाकिस्तान में लोगों को आक्रमण की गलती का एहसास होगा। परंतु जब तक ऐसा नहीं होता, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारी पहली और आखिरी चिंता अपने जवानों, अपने वायु सैनिकों तथा अपने अधिकारियों के बारे में होनी चाहिए जो घुसपैठियों को सफलतापूर्वक पीछे खदेड़ रहे हैं। यह लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई है। इसमें विजय के लिए हम जो भी साधन सामग्री जरूरी होगी उसका प्रबंध किया जाएगा। हमारे जवान और अधिकारी अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्या ऐसे समय में हम अपने छोटे छोटे आपसी झगड़ों में लगे रहेंगे? हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। इस अवसर पर हमें अपनी सेनाओं से सीख लेनी चाहिए। हमें उनके अनुशासन की कुछ बातों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए जिनके लिए वे प्रसिद्ध हैं। देशवासियों, हमारी बहादुर सेनाएं जिन कठिन परिस्थितियों में दुर्गम पहाड़ियों के बीच जान को जोखिम में डालकर मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में लगी हैं, उसे सारी दुनिया देख रही है। तो ये थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने जो जनता से अपील की, जनता ने उस तरह की एकजुटता भी बाद में दिखाई। और यहाँ पे अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। श्रावणी मेले में बाबा धाम पधारे श्रद्धालुओं से है वादा, भोलेनाथ के दर्शन में नहीं होगी कोई बाधा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। यदि आती है कोई परेशानी तो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं। ट्विटर हैंडल @दास रघुबर और फेसबुक पेज रघुबर दास पर अपनी समस्या बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या हल होते ही आपको सूचित भी किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों से राज्य सरकार ने की जो प्रयास है कि हम अपने श्रद्धालुओं को, कांवरियों को अच्छी सुविधा दे ताकि किसी तरह की परेशानी हमारे कांवरियों को ना हो। फिर भी अगर कहीं चूक शासन प्रशासन से होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े, आपकी सारी परेशानियों को तुरंत हल करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। आपका लेटर। सबसे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे तमाम अतिथि बने हुए हैं। रुद्रनाथ जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हम जानते हैं कि कारगिल के बाद कई तरह की समितियां बनी उस पूरे मामले को विश्लेषण करने के लिए, चाहे हम सुब्रमण्यम समिति की बात करें, रमेश चंद समिति की बात करें, शेटकर समिति की बात करें। आपको लगता है कि जो चिंताएं व्यक्त की गई थी और अब 20 साल हो गए हैं, कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं? वो जो कमियां थी, वो जो चिंताएं थी, वो किस हद तक पूरी हो पाई? जल्दी बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है। देखिए, चिंताएं जो व्यक्त की गई थी वो रन अप टू द कारगिल ऑपरेशन, दैट वाज द मेन थिंग। हाउ डिड इट हैपन, राइट? अभी ये जो इंटरडिक्शन वॉर का बात हम कह रहे थे, एज अपोज टू मैन्यूवर वॉरफेयर, देखिए ये जो इंटरडिक्शन वॉर होता है ना, जहाँ पे जो सेना, जो राइवल सेना, एनिमी सेना ऊपर है, आप नीचे हैं, आपको ऊपर ही जाना है और देयर इज नो अदर वे। एनी अमाउंट ऑफ एरियल बॉम्बिंग विल नॉट हेल्प because you have to physically climb up.
द फुट सोल्जर विल हैव टू फिजिकली क्लाइंब अप। तो ये तो लोग रूल आउट कर देते हैं, बड़े बड़े अदर नेशन स्टेट्स, पावरफुल इंपॉर्टेंट नेशन स्टेट्स को देखते हैं हम, क्रूज मिसाइल अटैक करते हैं, एरियल अटैक करते हैं, उसके बाद टर्मोइल ही रह जाता है। It doesn't happen in case of the Indian Armed Forces, the Indian Army, and Kargil was a very good example. So maneuver warfare, nobody expected that Indian Army would be tested and to such an extent. And credit goes to our, like General Kulkarni and General Chakravarti and his peers. So ये जो उस समय हुआ था, वहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है उस समय? हमारा सर्वेलेंस उतना, हमारा या किसी और देश का एरियल जो सर्वेलेंस जो होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इस तरह का अभी जो सिचुएशन है, सैटेलाइट इमेजरी है, रिमोट सेंसिंग है, ये सब रिकमेंडेशंस है कारगिल कमेटी रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी इज मच मोर श्योर। सो एंड मोरओवर हम ये देख लिया कि इस तरह का मिस एडवेंचर कोई कर सकता है, तो ये दोबारा नहीं होगी। लेकिन ये जो आपका कारगिल वॉर का जो पहले तो हमने बताया हमारा जो बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो आपको संक्षेप में ये जो सियाचिन जो है ना, सियाचिन भी कारगिल सेक्टर में है। सियाचिन ब्रिगेड इज General Kulkarni was there that time during Kargil operation. The Kargil operation includes Siachen. Now after 2003 हम देख रहे हैं कि जो LOC जो सीज फायर हुआ, सीज फायर तो डबल सीज फायर तो पहले ही हो चुका है, इसलिए तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सीज फायर वैल्यूएशन रेगुलर होता था वहां पे, एंड इट वाज आर्टिलरी एक्सचेंजेस। तो नॉर्मली क्या होता है, LOC में जब स्मॉल आर्म्स फायर एक्सचेंज होता है, उसको हम वॉर नहीं कहते हैं या स्कर्मिश उस तरह का नहीं कहते हैं। जब भी आर्टिलरी एक्सचेंज होता है तो उसको वॉर या किस तरह का सीरियस इंसिडेंट माना जाता है। लेकिन ये इसका बैकड्रॉप नहीं था फॉर द 10 years or 15 years बिफोर द कारगिल वॉर। जी, सो यू हैव टू लुक एट द कारगिल वॉर और कारगिल ऑपरेशन इन दिस लाइट। बिल्कुल। जनरल कुलकर्णी, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, जो उस 20 साल के सफ़र में हम कितना मजबूत हुए हैं, क्योंकि जो मुद्दे आए थे, चाहे हथियारों की खरीद को तेज़ी से करने की बात हो या फिर एकल सेवा कमान की बात हो, इसके अलावा कई ऐसे चीज़ें थी जो ये बताती थी कि चाहे खुफिया सूचनाओं का एकत्रीकरण हो, एक जगह जमा हो, एक जगह से कम्युनिकेट हो, ये जो चिंताएँ थी, इसको लेकर हम कितना सुदृढ़ हो पाए? इससे पहले कि मैं आपके आऊँ, मैं बताना चाहूँगा कि के सुब्रमण्यम की जो रिपोर्ट है 20 साल पहले और 20 साल के बाद आज उनके लड़के विदेश मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं जी। तो आप देखिएगा, यहाँ तक कि कारगिल युद्ध तब और आज में मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी जोर दिया गया, हथियारों का मॉडर्नाइजेशन, रेकियन सर्वेलेंस के ऊपर जोर दिया गया, इक्विपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर है, स्नो क्लोथिंग सबके पास बहुत अच्छा है, लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़िया हो गया है, रास्ते सब जगह पे आ गए हैं। आप देखिएगा कोई भी पोस्ट से कोई विड्रॉ नहीं करता है, सब अपने अपने पोस्टों पे रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, -40 पे टेम्परेचर चला जाए, सब अपने अपने पोस्टों पर रहते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, तो ये जो गलती जो हुई या सरप्राइज जो हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल ये वो वक्त था जो एक तकरीबन से अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट का था कि हम लोग अब नहीं होता है। जनरल साहब, ये कारगिल कमेटी रिपोर्ट में उन्होंने कोई इंडाइट नहीं किया के सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बल्कि बोला है इस पर हम जा भी नहीं रहे हैं। उन्होंने कुछ ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए, कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन के लिए कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरल चक्रवर्ती, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आखिरी में समय हमारा बिल्कुल कम हो रहा है, हम जानते हैं कि किस तरह से उस समय जो तमाम जवान थे, उन्होंने एक तरह से इस तरह के ऑपरेशंस किए, वो जानते थे कि ये सुसाइडल मिशन हो सकता है, ये क्योंकि जैसे जो है कई लोगों ने ऑपरेशन पे जाने से पहले चिट्ठियां लिखी और ये भी लिखा कि शायद वो वापस ना आ पाएं। आपको लगता है कि वो जो एक जिजीविषा थी, वो भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत थी और है? कैसे आने वाली पीढ़ियों को उससे सीखना चाहिए? जो कारगिल की लड़ाई के टाइम में ये ताकत, ये हमारे देश की ताकत थी। उनको पता था बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं और मिशन बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उन्होंने किया, और ये उनके धैर्य की बात है। और उनको ये चिट्ठियों की बात हुई है, ये उन्होंने कुछ लोगों ने लिखा है, पर ये इससे नहीं लिखा है इस करके कि हम वापस नहीं आएंगे, हम इस टास्क को नहीं कर पाएंगे। उनका निष्कल्प था कि वो काम पूरा होगा और ये पहाड़ियां हमारे कब्जे में आ जाएंगी। बिल्कुल। और ये बताएं कि जिस तरह के पहाड़ों पर लड़ाइयाँ हुई, आपको लगता है अब हम पहाड़ों पर लड़ाई के लिए, क्योंकि उसके बाद माउंटेन स्ट्राइक कोर भी उसका निर्माण किया गया, ये
जो सिखलाई हमने ली है, सीख हमने ली है, जो लेसन्स लर्नड हैं, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया गया है और हमें विश्वास है कि अगर आगे माउंटेन की लड़ाई होगी उसमें हम फिर इतना ही अच्छा करेंगे और इससे भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो हमारे पास वक्त आज इस चर्चा में इतना ही। इस पूरे मसले को लेकर निश्चित तौर पर शहीदों को श्रद्धांजलि है, शहीदों को सलाम है, और ये सलाम और भी ज़्यादा मजबूत तब बन जाती है जब हम अपने पीछे के अनुभव से सीखते हुए आगे की तरफ मजबूत कदम बढ़ाते हैं, और इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेजर जनरल समीर कुमार चक्रवर्ती साहब आपका, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब आपका, और रुना सान्याल जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।